नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। उसके बाद हम बात करेंगे बल आघूर्ण, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, और उसके बाद जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। उससे जुड़े या जो पिछले वीडियो में हमने बात की उसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे बल आघूर्ण या टॉर्क के बारे में। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जाता है। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चकती के केंद्र के सापेक्ष। आपके पास ये एक डिस्क है, याद रखें, ये कोई रिंग नहीं है, वलय नहीं है, डिस्क है प्लेट की तरह। इसकी त्रिज्या r है और इस प्लेट का द्रव्यमान m है, ये आपको पता है। इस डिस्क की परिधि पर डिस्क से 2 गुना द्रव्यमान रखा हुआ है, क्योंकि डिस्क का द्रव्यमान m है और परिधि पर 2m द्रव्यमान है। अब बताइए द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। दोस्तों, जब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे तो एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे कहाँ से पूछा गया है। जैसे कई बार कि चकती के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ये देखिए, और मान लो वो यहां से पूछ ले 2m द्रव्यमान से। अभी हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चकती के केंद्र के सापेक्ष कितनी दूर है ये निकाल रहे हैं। अब जब यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको यहां पता लग जाएगी तो बची हुई इन दोनों के बीच की है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। एक चकती है जिसका द्रव्यमान m है, उसकी त्रिज्या r है। इस चकती की परिधि या पेरीमीटर पर 2m द्रव्यमान का कोई मास रखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि मान लीजिए ये ओरिजिन है और मूल बिंदु पर द्रव्यमान m है और r त्रिज्या के बराबर दूरी पर द्रव्यमान 2m है। अब ये समझिए, चकती का द्रव्यमान पूरी चकती, पूरी प्लेट पर फैला रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था सतत रूप से वितरित द्रव्यमान वाली वस्तुओं में सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर या केंद्र बिंदु होगा। तो इस पूरी चकती का द्रव्यमान यहां हो गया m और यहां से r दूरी पर है 2m, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये कौन सा अक्ष हो गया, x। तो x अक्ष पर सेंटर ऑफ मास कितना होगा उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 m2। अब देखो m1 कौन है, m, x1 क्या है, यहां से ये तो मूल बिंदु पर ही है तो 0, m2 कौन है 2m, और यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है r, m1 m है, m2 2m। इसको सॉल्व किया, 2mr अपॉन 3m, ये तो 0 हो गया। 2m और m 3m, m से m कट गया। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र किसके, चकती के द्रव्यमान केंद्र या चकती के केंद्र के सापेक्ष 2/3r होगा। जो भी त्रिज्या है उसका 2/3। मान लीजिए इस चकती की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती तो द्रव्यमान केंद्र 2/3 गुणा r कितना है 30, और ये कितना हो जाता 20 सेंटीमीटर। चकती के केंद्र बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि 2m द्रव्यमान से कितना दूर, तो टोटल त्रिज्या कितनी है 30, जब यहां से द्रव्यमान केंद्र 20 है तो बचा हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। आपको दोनों पिंडों के बीच या दो द्रव्यमान के बीच की डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है r है।
एक बात मैंने आपको बताई थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो भी देखो ये m है, ये 2m है, तो कितना हो गया 3m। तो जो भी त्रिज्या दे रखी है उसको जितना भी द्रव्यमान है तो 3m हो रखा है 3 गुना, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 अनुपात की। 1 अनुपात का मान कितना हो गया r/3। कैसे निकालेंगे? जो भी द्रव्यमान दे रखा है दोनों को जोड़ के उसका भाग दे दो। अब देखो चकती का द्रव्यमान m, परिधि पर जो रखा हुआ 2m। आपको पता है द्रव्यमान जो भी होता है उस द्रव्यमान की द्रव्यमान केंद्र से दूरी अपोजिट होगी। तो द्रव्यमान का अनुपात तो 1:2, तो दूरी का अनुपात उल्टा 2:1। अब आप देखिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है r/3, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 2/3r। अब आप देखें m द्रव्यमान से 2r/3 डिस्टेंस पर द्रव्यमान केंद्र होगा, या द्रव्यमान केंद्र से 2r/3 डिस्टेंस पर m द्रव्यमान और r/3 डिस्टेंस पर 2m द्रव्यमान। द्रव्यमान केंद्र से चकती का केंद्र कितनी दूरी पर होगा? अगर r 30 है तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और द्रव्यमान केंद्र से 2m द्रव्यमान कितनी दूरी पर होगा? अगर r 30 है तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसमें सेंटर ऑफ मास पूछा कहां से गया है। यहां मैंने लिखा है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चकती के केंद्र के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि चकती एक सतत द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, पूरा जो चकती का द्रव्यमान है वो ये m यहां माना जाएगा, ये 2m, दोनों के बीच की दूरी r। और दो तरीकों से मैंने आपको चकती के केंद्र बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बता दी। अगर वो 2m से भी पूछता तो भी बता देते। और द्रव्यमान का जो भी अनुपात होता है उस द्रव्यमान की द्रव्यमान केंद्र से दूरी का अनुपात उसका अपोजिट होता है, और इससे भी अपन ने सवाल सॉल्व किए हैं। तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हो। बस आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे कि इधर से पूछना था उधर से जाके लिख दिया। तो अभी मैं कह रहा हूँ बार बार रिवाइज करें, अच्छे से देखें, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है एक बार उसको समझें। जब वो समझ में आ जाए तो सोचें कि इसमें क्या क्या वेरिएशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उनमें एक पैटर्न ये भी आता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर द्रव्यमान है और उसमें से आपने कुछ पार्ट काट के हटा दिया। अब द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन होगी? इस तरीके के सवालों को सॉल्व करते समय पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि वस्तु कौन सी है, 1D है, 2D है या 3D है। अब ये 1D एक विमीय वस्तु का क्या मतलब है? जैसे छड़ एक विमीय वस्तु है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक चकती या डिस्क या प्लेट 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और एक स्फीयर या एक गोला 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले अगर 1D एक छड़ है उसमें से कुछ पार्ट काट के हटा दिया जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास में क्या चेंजेज होंगे? तो 1D एक विमीय वस्तुओं के लिए आपको ध्यान में रखना है। एक बात याद रखें, छड़ है, सतत द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है और इसकी लंबाई l है। बिना किसी फिजिक्स वाली अप्रोच को सोचे हुए आप ये सोचो कि अगर इस छड़ में से मैंने 1/4 भाग काट के हटा दिया तो बताओ कितना? देखो मैं लंबाई बता रहा हूं, जितनी लंबाई है उसका 1/4 काट के हटा दिया तो बताओ मास या द्रव्यमान कितना हट गया? वही जितना द्रव्यमान है उसका 1/4। अगर 1/2 लंबाई काट दी तो द्रव्यमान कितना हट गया? जितनी लंबाई हटी उतना ही।
1/2 लंबाई हट गई तो 1/2 ही द्रव्यमान हट गया। कहने का मतलब 1D ऑब्जेक्ट में जो हटने वाला द्रव्यमान है वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये L/4 है तो ये भी M/4, ये L/2 है तो ये भी M/2। अब आपके पास M द्रव्यमान और L लंबाई की एक छड़ है। पहले तो ये देखिए इस छड़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। किसी छड़ का सेंटर ऑफ मास उस छड़ के ज्यामिति केंद्र पर होता है और वो क्या होता है, L/2। याद करें, छड़ का द्रव्यमान केंद्र उस छड़ की लंबाई के हाफ L/2 या उसके बीच में होता है। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो L लंबाई की छड़ थी इससे L/4 लंबाई का एक पोर्शन काट के हटा दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मूल द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अब जो नया द्रव्यमान केंद्र आया है उसकी स्थिति बताइए। दोस्तों क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब द्रव्यमान केंद्र कहाँ है ये नहीं पूछ रहा है, पहले वाले द्रव्यमान केंद्र और अब वाले द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पहले वाला कहाँ था अब किधर खिसक गया ये पूछ रहा है। तो नॉर्मल है, सोचो देखें, L लंबाई थी, L/4 बाहर हटा दी तो बताओ कितनी बच गई, 3L/4। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि L लंबाई की छड़ है उसमें से L/4 हटा दिए तो L में से L/4 घटा दिए तो 3L/4। अब इस 3L/4 वाली छड़ का द्रव्यमान केंद्र इसके मिड पॉइंट पे ही होगा। जो भी लंबाई है उसका आधा, तो इसका आधा द्रव्यमान केंद्र क्या हो गया, 3/8L। मतलब यहां से 3/8L लंबाई पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा इस छड़ के इस वाले किनारे से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले जो द्रव्यमान केंद्र था उसके सापेक्ष, मान लीजिए पहले छड़ इतनी लंबी थी, L लंबाई थी और उसका द्रव्यमान केंद्र यहां था। अब उस L लंबाई वाली छड़ में से आपने L/4 काट के हटा दिया, ये मान लीजिए। अब ये छड़ बच गई, पहले वाली छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहां था, अब केवल इतनी सी छड़ बच गई तो इसका द्रव्यमान केंद्र तो इधर ही आएगा बाईं तरफ। और याद करो इधर वाली दूरियां x अक्ष के, मान लो इसको आप ओरिजिन पॉइंट बोलो, पहले वाला जो द्रव्यमान केंद्र था उसको, तो इसके इधर की तरफ प्लस में और इधर की तरफ माइनस में। तो द्रव्यमान केंद्र ये जो है इसके बाईं ओर खिसक गया, पहले वाला जो द्रव्यमान केंद्र है उसके बाईं तरफ अब द्रव्यमान केंद्र हो गया। और कितना हो गया वो भी देखिए। देखो पहले वाला द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना था, L/2, तो L/2। अब वाला द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना है, 3L/8। इसको घटाएंगे 8, 4L - 3L, L/8। और इसको माइनस में लिखना है, -L/8। क्यों, जहां पहले द्रव्यमान केंद्र था उससे -L/8 दूरी पर। क्यों, द्रव्यमान केंद्र किसकी तरफ, बाईं ओर खिसक गया है। तो इस माइनस का मतलब यह है कि पहले वाले द्रव्यमान केंद्र से बाईं तरफ L/8। अब ये 3/8L ऐसे डाटा आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर इसी को मैं एक क्वेश्चन में समझूं कि मान लो इस छड़ की लंबाई 4 मीटर है बस, तो आप देखना आपको आराम से समझ में आएगा। बताओ, तो फिर इस छड़ का पहले वाला द्रव्यमान केंद्र L/2 कितनी दूरी पर है, 2 मीटर। यहां से 2 मीटर दूरी पर है, ठीक है। इस छड़ से L/4 पार्ट हटा दिया, 4 में से
L/4 का मतलब है 1 मीटर काट के हटा दिया, तो छड़ कितने मीटर की बच गई? 3 मीटर की। तो बताओ अब 3 मीटर वाली छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहां से कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। ऐसे नहीं तो आप यहाँ करके देख लीजिए, 3/4, L कितना है? 4। ये तो छड़ की लंबाई हो गई कितनी? 3 मीटर। और इसका आधा, इसकी वैल्यू कितनी? 3 मीटर। और 3 का आधा कितना हो गया? 1.5। और इसमें भी मान रखेंगे तो देख लो, 3/8 इंटू ये और ये 2 बार, 3/2 का मतलब 1.5। तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ से 1.5 मीटर पर होगा। सिंपल सी बात। अब आप समझो, पहले द्रव्यमान केंद्र 2 मीटर दूरी पर था, यहाँ से 2 मीटर दूरी पर। अब द्रव्यमान केंद्र यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर हो गया। तो द्रव्यमान केंद्र अपने मूल बिंदु से इधर की तरफ कितना खिसक गया? 0.5 सेंटीमीटर। कितना खिसक गया? यहाँ से द्रव्यमान केंद्र कितना खिसक गया? 0.5 मीटर। यहाँ करके देख लीजिए, माइनस L कितना? 4 मीटर, और माइनस आपका मतलब है 0.5 मीटर। माइनस का मतलब पहले वाले द्रव्यमान केंद्र से बाईं तरफ। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मैंने उसकी अप्रोच फिर छड़ की लंबाई 4 मीटर लेके आपको बताई है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले L लंबाई की छड़ थी, L/2 पर द्रव्यमान केंद्र था, L/4 हटा दिया तो हमें पता लगा कि कितना द्रव्यमान हट गया? M/4 द्रव्यमान हट गया। तो हमारे पास जो छड़ बची उसका मिड पॉइंट द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र होगा। पहले यहाँ से कहाँ था? L/2 पर। तो L/2 में से 3L/8 घटा दिया तो L/8 आ गया। मतलब पहले वाले और अब वाले द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। अब कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि पहले वाले द्रव्यमान केंद्र से अब वाले द्रव्यमान केंद्र की दूरी बाईं तरफ है, और बाईं तरफ है इसलिए क्या लिखेंगे? -L/8। अब 2D ऑब्जेक्ट जो है वो उसका द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ पर जितनी लंबाई कटी थी उतना ही द्रव्यमान कटा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितनी रेडियस कटेगी उसके स्क्वायर में। देखो, M द्रव्यमान और R त्रिज्या की एक डिस्क है, चकती है, उसमें से आपने इतना पोर्शन काट के हटा दिया। बताओ, ये कोई उसमें से एक छोटी चकती आपने काट दी, तो बताइए इस चकती की त्रिज्या कितनी हो गई? R/2। अगर यहां से R/2 चकती कटी है तो द्रव्यमान कितना कटा है? M/4। जो भी आपके पास रेडियस है उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया? M/4। त्रिज्या कितनी है इसकी? R/2। अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट में देखेंगे तो मान लीजिए ये पहले वाला चकती का द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र किसी भी सतत द्रव्यमान वाली वस्तु का ज्यामितीय केंद्र M है। इसको ओरिजिन पॉइंट मानेंगे तो इसके निर्देशांक 0 0। यहाँ से ये देखिए, अब ये जो हटा है इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, और ये जो हटा है ये द्रव्यमान कितना है? M/4। मैंने कहा ना, जितनी त्रिज्या है उसका क्या कर दो? स्क्वायर, और उतने गुना। तो R/2 है तो द्रव्यमान कितना हटा? M/4। लेकिन यहां पर आपको माइनस लिखना है क्योंकि ये द्रव्यमान है नहीं, ये तो हट गया, और दोनों द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी R/2। y अक्ष पर ऐसा कुछ है नहीं तो उसको 0। तो एक बात याद रख लें, R/2 त्रिज्या और हटने वाला द्रव्यमान M/4। अगर यहाँ R/3 होता तो फिर उसका स्क्वायर होता तो M/9। R/4 M/16।
फिर द्रव्यमान केंद्र निकालिए, यही फॉर्मूला। m1 की वैल्यू क्या है m, x1 क्या है 0, m2 क्या है ये वाला -m/4 इंटू x2 क्या है r/2 बटे में दोनों द्रव्यमान। याद रखें, इसको माइनस में लिखना है, इसको माइनस में लिखना है। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि r/2 की डिस्क इसमें से काट के हटाइए, द्रव्यमान कितना घटेगा m/4। अगर r/3 तो स्क्वायर m/9, r/4 m/16। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो ये पूरी r है, तो ये यहां तक की तो r/2 ही है। सॉल्व किया और आंसर कितना आ गया -r/6। माइनस क्यों, जहां इस चकती का द्रव्यमान केंद्र यहां था, इतना काट के हटाने के बाद इसका द्रव्यमान केंद्र इधर की तरफ खिसक जाएगा, बाईं तरफ। और बाईं तरफ कितना, त्रिज्या का 1/6। अवशेष मतलब जो शेष बचा है ये हटने के बाद ये वाला, उसका द्रव्यमान केंद्र मूल द्रव्यमान केंद्र से बाईं ओर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r/6, ये देख लीजिए। और माइनस क्यों, बाईं तरफ। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मूल द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हमने 1D और 2D ऑब्जेक्ट के लिए देख लिया है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर छड़ है, जितनी लंबाई कटेगी उतना ही द्रव्यमान माइनस होगा, आधी कटेगी तो आधा द्रव्यमान। 2D में जितनी त्रिज्या की डिस्क कटी है, r/2 की कटी है, तो द्रव्यमान उसका स्क्वायर m/4, m/3 की त्रिज्या वाली या r/3 त्रिज्या वाली डिस्क कटी है तो द्रव्यमान कितना घटेगा, उसका स्क्वायर, तो m/9। अगर r/4 त्रिज्या वाली डिस्क कटी है तो कितना द्रव्यमान हटा है, m/4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हैं। फिर माइनस ये बताता है कि द्रव्यमान केंद्र जो पहले वाला था उससे बाईं ओर कितना आ गया, ये देख लीजिए। ये जो डिस्क का द्रव्यमान केंद्र था उसको ओरिजिन पॉइंट माना और उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। 1D और 2D जो ऑब्जेक्ट है उसमें से कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कैसे बदलेगा, इसके बाद हम बात करते हैं 3D या त्रिविमीय वस्तुओं के लिए। ये एक गोला है, एक स्फीयर है और गोला 3D वस्तु है। इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। आपने इस गोले में से r/2 त्रिज्या का एक गोला काट के बाहर निकाल दिया। तो जो बाहर निकाला है वो कौन है, r/2 त्रिज्या का गोला, और इसका द्रव्यमान कितना होगा ये ध्यान में रखना है। अब 3D वस्तु है तो इसका द्रव्यमान जितना भी है वो आयतन पर निर्भर करेगा, और आयतन किस पर निर्भर करेगा, L3, जो भी रेडियस है उसका क्यूब। तो देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसलिए द्रव्यमान कितना बाहर निकलेगा m/8। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। m/8 और r/2 कितनी त्रिज्या का, r/2 का, कितना द्रव्यमान m/8। कैसे पता लगा, वस्तु 3D, यही वस्तु अगर 2D होती तो यहाँ m/4 आता। अब इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो पहले जो मूल द्रव्यमान केंद्र है उसको ओरिजिन पॉइंट मानो, जिसके निर्देशांक 0 0। यहाँ पर ये इसका द्रव्यमान केंद्र, और यहाँ से r/2 दूरी पर एक द्रव्यमान जो माइनस हुआ है -m/8, कितनी दूरी पर, r/2, और y का कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो x अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र के लिए फॉर्मूला ये रहा। m1 क्या है m, m2 क्या है -m/8, x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू r/2। वैल्यू रखी, ये मान आया,
इसको फिर से सॉल्व किया और आंसर -r/14। माइनस क्या बताता है कि जो पहले द्रव्यमान केंद्र था उससे बाईं तरफ -x की तरफ r/14 दूरी पर अब द्रव्यमान केंद्र आ चुका है। पॉइंट का नाम ही यही है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पहले जो मूल द्रव्यमान केंद्र था उससे किधर जाएगी। याद रखें, इन तीनों बातों से आपको ये तो क्लियर हो गया है कि 1D हो, 2D हो या 3D हो, अगर वस्तु को काट के अलग कर दिया गया, जो शेष बची वस्तु है उसका द्रव्यमान केंद्र पहले वाले द्रव्यमान केंद्र से बाईं तरफ होगा, इसलिए मान नेगेटिव में आएगा। 1D m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, छड़ है, जितनी लंबाई कटेगी उतना ही द्रव्यमान कम हो जाएगा। 2D क्षेत्रफल पर r/2 का द्रव्यमान या त्रिज्या का क्षेत्रफल आप बाहर निकालते हैं या r/2 पार्ट आप बाहर निकालते हैं तो m/4 और r/3 बाहर निकालते हैं तो कितना द्रव्यमान m/9, उसका स्क्वायर कर देना है 2D में। 3D में क्यूब, r/2 का गोला बाहर निकालते हैं तो m/8 द्रव्यमान बाहर निकलेगा और r/3 का गोला बाहर निकालते हैं तो m/27 का गोला बाहर निकलेगा। दोस्तों 1D 2D 3D याद होना चाहिए, वहाँ आपको ये बताएगा नहीं कि चकती एक द्विविमीय वस्तु है। त्रिज्या, कितनी त्रिज्या की चकती बाहर काट के निकाली गई है, द्रव्यमान m/4, अगर r/2 है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोला है तो क्यूब में r/2 का गोला बाहर निकालेंगे तो 2 का क्यूब 8, द्रव्यमान कितना हो गया m/8 बाहर निकलेगा। r/3 का गोला बाहर निकालेंगे, 3 का क्यूब 27, m/27 बाहर निकलेगा। तो ये 1D 2D और 3D वस्तुओं में से अगर कोई पार्ट काट के हटा दिया जाए तो नया जो द्रव्यमान केंद्र है वो मूल द्रव्यमान केंद्र से बाईं तरफ होगा और हमेशा मान नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव ये बताएगा कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र पहले जो द्रव्यमान केंद्र थे अगर उसको मूल बिंदु माना जाए तो उसके नेगेटिव x अक्ष या बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। अगर कई बार आप कुछ एग्जाम देखेंगे उसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है कि यदि चाहे एक विमीय हो, चाहे द्विविमीय हो, चाहे त्रिविमीय हो, अगर काट के कोई पार्ट अलग कर दिया तो अब द्रव्यमान केंद्र पहले वाले द्रव्यमान केंद्र से बाईं तरफ होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर r/2 त्रिज्या की चकती काट के बाहर कर दी तो द्रव्यमान कितना बाहर हुआ m/4, r/2 का गोला काट के बाहर कर दिया तो कितना द्रव्यमान कम हुआ m/8 द्रव्यमान कम हो गया। इस तरीके से आप इन तीनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, अगर आपके पास एक पिंड है, 2 से ज़्यादा पिंड है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने अच्छे से बात कर ली थी। अब इस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 पार्टिकल है वो किसी वेग से चल रहे हैं, तो उन तीनों का द्रव्यमान केंद्र किस वेग से और उसके क्या निर्देशांक होंगे, किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। मतलब अब तक हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान का स्थिति सदिश, वास्तव में किसका, द्रव्यमान केंद्र का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही हैं। अगर आप ये फॉर्मूला मैंने हर बार अच्छे से बताया है, स्थिति की जगह अगर आपसे वेलोसिटी पूछे, द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश, तो जहां स्थिति सदिश है वहां पर आपको वेग सदिश लिखना है, द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए है। अब इसको एक न्यूमेरिकल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास MA, MB और MC 3 पिंड है
और सबके द्रव्यमान बराबर है और जिसको हम m से लिख रहे हैं। ए वाला जो द्रव्यमान है वो इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। बी वाला जो पिंड है वो इस डायरेक्शन में 6 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है और सी वाला इस एक्स अक्ष से 37 डिग्री कोण बनाकर इस डायरेक्शन में 15 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। तीनों के द्रव्यमान बराबर है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए। तो ये रहा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लिखा। अब अप्लाई करना आना चाहिए। अब आपको लगेगा कि जब हमने वेक्टर्स पढ़े वो हर जगह काम आने वाले। इधर एक्स अक्ष, इधर जाएंगे तो माइनस एक्स अक्ष। अब ये माइनस एक्स अक्ष है तो ये आई केप, तो ये माइनस आई केप कितना 6 माइनस आई केप। तो m1 कितना है m और इसका वेलोसिटी का वेक्टर कितना है -6 आई केप। m2 या m भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान m ही है, y डायरेक्शन में है और तो क्या हो गया j केप 6 j केप प्लस m, तीसरे का भी द्रव्यमान तो m ही है। अब गलती से आपको ये 15 नहीं लिख देना है। वैसे तो आप समझदार हो कि आई केप जे केप कैसे निकालेंगे। तो ये 37 डिग्री है, इसका ये कोस थीटा और ये साइन थीटा मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपके कोई सदिश है, आपके पास कोई सदिश है, उसके दो कंपोनेंट, दो घटक कैसे करने, क्षैतिज घटक कोस थीटा। तो कोस 37 की वैल्यू 4/5, 5 से ये कट गया 3 बार 12 मीटर प्रति सेकंड और साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये कट गया 3 बार 9 मीटर प्रति सेकंड। ये कौन सी डायरेक्शन में, आई केप, 12 आई केप और 9 जे केप। तो हमने 12 आई केप प्लस 9 जे केप तीनों को जोड़ा 3m, m से m ये कट गया। अगर आप इसको कॉमन लेके काटेंगे तब भी वही बात है, माइनस के 6 आई केप और यहाँ प्लस के 6 आई केप। तो प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए तो प्लस के 6 आई केप प्लस यहाँ कितना है देखो 6 और 9 कितने हो गए 15 जे केप बटे 3, ये इसे कटा 2 बार, ये 5 बार। वेग सदिश, द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश, उसकी वैल्यू आ गई 2i के प्लस 5j के। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर का लेवल बहुत टफ रहा तो ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बात समझ लें, इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। ये किसी भी एंगल से टफ नहीं है। जो फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का वही वेलोसिटी का, वही एक्सेलरेशन का। 3 पिंड है, आपको कंपोनेंट निकालना आते हैं। 37 डिग्री को 37 साइन 37 की वैल्यू मैंने बोला था, अच्छे से याद कर लें। और ये माइनस आई केप, ये जे केप, बस वही चीज़ें हैं और वेक्टर में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। 2 बातें आपको याद रखनी है। एक समान गुरुत्वीय त्वरण वाले क्षेत्र में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमेशा g होगा और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है, मुक्त अवस्था में गिरती हुई एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र जो है उसका त्वरण हमेशा g होगा और वो भी डाउनवर्ड में। किसी घिरनी या पुली के लिए, घिरनी वाले सिस्टम में m1 द्रव्यमान ज़्यादा है, m2 कम है। उस कंडीशन में आपको द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटा देंगे। m1 ज़्यादा है तो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और गुणा में g। ये पुली के लिए या घिरनी के लिए। अगर m2 ज़्यादा होगा तो पहले आपको m2 माइनस m1, ये तो आप कैसे भी लिखें, क्योंकि प्लस इधर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे और g से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। फ्री फॉल या एक समान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले क्षेत्र में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमेशा g और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
वेलोसिटी से 3 पिंड चल रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र का क्या वेक्टर होगा वेलोसिटी का, वो है 2ik + 5j। कैलकुलेट करके देखा है, कंपोनेंट निकालना आपको आना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल जो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इस तरीके का अगर दोबारा आपसे पूछा जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। और ये दो कॉन्सेप्ट, एक समान गुरुत्वीय त्वरण में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण g, वो भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, और पुली वाले सिस्टम में जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके g, ये त्वरण का या द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण सदिश है उसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र, इसका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 कणों वाला सिस्टम है, आप जानते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए m1 x1 m2 x2, वेग के लिए m1 v1 m2 v2, और त्वरण के लिए m1 a1 m2 a2। ये फॉर्मूला तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब आपको ये समझ में आ रहा है तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अब कैसे अप्लाई होंगे वो देखिए। आपके पास 2 पिंड है m1 और m2 जिनका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है। आपने m2 को इस दाईं ओर d दूरी पर किसका दिया है, तो फिर क्वेश्चन है कि m1 को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि द्रव्यमान केंद्र बदले नहीं। सेंटर ऑफ मास यही रहना चाहिए, तो फिर इस m1 को कैसे व्यवस्थित किया जाए। m2 को आपने d दूरी से दाईं ओर विस्थापित कर दिया है, तो फॉर्मूला ये रहा। देखो m1 ये m2 इसको d से, तो देखो m1 इसको कितनी दूरी से किसका आना पड़ेगा, x से, बराबर m2d। फिर क्या हुआ, x और कितनी दूरी हो गई, m2/m1 × d, ये x का मान आ गया। m1 को x दूरी तक किसका आना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, m2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में हो तब की बात करें, अगर ये दोनों है तो भी विपरीत है, इधर दोनों जा रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपसे कोई कहे कि यदि m1 और m2 दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो कट गए, तो जितना d है उतना ही x हो जाएगा। अगर दोनों द्रव्यमान बराबर होते तो अगर ये इधर 1 सेंटीमीटर किसका, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर इधर किसका दो। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल या आपके क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए इसको। कुछ और क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से। ये देखो, नाव है, 120 किलो नाव का वजन है। एक आदमी है जिसका वजन 60 किलो है। वो आदमी दाईं ओर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है नाव पर। अभी हम बात कर रहे हैं तो नाव के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो बताओ नाव का वेग, जब नाव के सापेक्ष आदमी इधर चल रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आदमी का वेग 60, आदमी का वजन 60, आदमी का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड, नाव का वजन, नाव का वेग निकालना है। ये ऐसे कैलकुलेट किए, सीधा आ गया। अगर यही बात ऐसे होती कि 180 किलो की नाव है, 60 किलो का आदमी है और दाईं ओर 3 मीटर चला, तो नाव इस डायरेक्शन में कितने मीटर चलेगी। नाव का विस्थापन का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी और नाव का विस्थापन 1 मीटर आ गया। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, अप्रोच यही है लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि यदि नाव के सापेक्ष 3 मीटर दाईं ओर विस्थापित होता है, इन दोनों कंडीशन में नाव के सापेक्ष ही बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि 3 मीटर दाईं ओर विस्थापित हो रहा है,
नाव के सापेक्ष, भूतल के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष व्यक्ति का विस्थापन या नाव का विस्थापन बताओ। ये इंपॉर्टेंट। अभी ये जो दोनों वैल्यू पुट की, इसमें ऑब्जर्वर नाव पर ही है। अब ये कह रहा है कि प्रेक्षक जो है वो भूतल पर है, तो बताइए अगर कोई ऑब्जर्वर जमीन पर है, ग्राउंड पर है, तो उसको व्यक्ति का विस्थापन कितना दिखेगा और नाव का विस्थापन कितना दिखेगा। व्यक्ति का वजन 3, व्यक्ति 3 मीटर इधर चला और नाव इधर चली, तो जमीन से देखने वाले को लगा कि व्यक्ति चला 3 में से नाव का विस्थापन घटा दो, 180 नाव का वजन और नाव का विस्थापन। नाव का विस्थापन इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.75 मीटर आ गया। अब आदमी का विस्थापन क्या होगा, जो 3 मीटर वो चल रहा था उसमें से नाव का विस्थापन घटा दो, भूतल के सापेक्ष 2.25 मीटर।